हाँ, तो आज हम शुरू करते हैं अपनी एडवांस की बैच 3 क्लास 4। तो आज हम जानेंगे कि दशाएं जो होती हैं कुंडली में, दशाएं क्या होती हैं। जैसे हम देखते हैं कि लग्न राशि के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण चीज देखी जाती है वो देखी जाती है दशा कौन सी चल रही है। हमेशा सुनते हैं कि मेरी ये दशा चल रही है। तो दशाएं कौन कौन सी होती हैं? 3 दशाएं होती हैं ज्योतिष में जिनकी चर्चा की जाती है। वो मूल रूप से 3 दशाएं हैं। एक तो विंशोत्तरी की चर्चा की जाती है, विंशोत्तरी दशा, विंशोत्तरी। दूसरे नंबर पर होती है योगिनी दशा, और तीसरी और लेस इंपॉर्टेंट होती है उसे चर दशा कहते हैं, चर दशा। ये 3 प्रकार की दशाएं होती हैं। विंशोत्तरी दशा, दशा अंतरदशा, उसके बाद योगिनी दशा अंतरदशा, और तीसरी और लेस इंपॉर्टेंट जो होती है वो है चर दशा। तीनों के बारे में बता देता हूं आपको। पहली होती है विंशोत्तरी दशा। विंशोत्तरी दशा क्या होती है? पहले तो विंशोत्तरी का अर्थ आपको बता दूं। विंशोत्तर एक विंशोत्तर मतलब 120 होता है, 120। ये विंशोत्तरी दशा जो होती है वो 120 वर्ष की मानी जाती है। वो पूर्ण आयु को दिखाती है। ये सबसे प्रचलित है। ये पाराशरी सिस्टम, पाराशरी ज्योतिष में इसको सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। जो 9 ग्रह हैं उन 9 ग्रहों को स्थान दिया गया है। सूर्य को, चंद्र को, सूर्य को 7 वर्ष, चंद्रमा को 10 वर्ष, मंगल को 7 वर्ष, राहु को 18 वर्ष, गुरु को 16 वर्ष, शुक्र को 20 वर्ष, बुध को 19 वर्ष, और शनि को 20 वर्ष, ऐसे करके ये चलती है। केतु को 7 वर्ष। सबको टोटल करेंगे तो 120 वर्ष आता है। इसमें इन दशाओं का क्रम कैसे होता है, एक बार मैंने आपको बेसिक में इसके बारे में बताया था। इसका एक सूत्र है जो याद करने के लिए दिया जाता है। चंद विद्यार्थी जो होते हैं ज्योतिष के, इसी सूत्र से याद करते हैं। भव रा जी श बु के शु, याद कर लेते। आचन भव राजी शबु केशु। आदित्य मतलब सूर्य, चंद्र का मतलब तो आप जानते हैं भौम कहा जाता है मंगल को, राहु आप जानते हैं जीव यानी गुरु, शनि बुध और केतु शुक्र, इनको आप पहचानते हैं। ये 3 नहीं आप पहचानते हो, आदित्य, भौम और जीव। यही दशाओं का क्रम है कि पहले सूर्य को पहले लिखा जाता है, तो सूर्य, फिर चंद्रमा, फिर मंगल, फिर राहु, फिर गुरु, फिर शनि, फिर बुध, फिर केतु, फिर शुक्र, फिर यही क्रम चलने लगता है सूर्य चंद्र। तो ये एक तरह से ऐसे जाते हुए और ऐसे सर्कुलर फिर घूमने लगता है।
मतलब इसको सही से निरूपित किया जाए ऐसे, सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, 1 2 3 4 5, गुरु, शनि, बुध, केतु और शुक्र, ये ऐसे सर्कुलर मोशन में चलेगा। अब दशाओं का निर्धारण कैसे करते हैं? जैसे मान लीजिए किसी जातक का जन्म मृगशिरा नक्षत्र में होता है, तो मृगशिरा नक्षत्र ये है, मंगल इसका स्वामी है, तो उसका जन्म मृगशिरा के स्वामी मंगल की महादशा में हुआ है। या मान लीजिए किसी का कृतिका नक्षत्र में जन्म है, जैसे मेरा कृतिका नक्षत्र में जन्म है, तो मेरा जन्म जो है वो सूर्य की अंतरदशा में हुआ था। 4 चरण होते हैं दशाओं के। मंगल की दशा 7 वर्ष की है। जैसे मान लीजिए चंद्रमा की होगी तो 10 वर्ष की होती है। अब 4 चरण होते हैं किसी भी नक्षत्र के, तो एक एक इसको मानते हैं, इसमें इसको कैलकुलेशन करना, इसका जो होगा 1.75 ईयर आएगा एक चरण। एक चरण 1.25 साल का, 2 चरण 3.5 साल के, और 3 चरण जो है वो 5.25 साल के, और 4 चरण मिलके 7 वर्ष पूरा होता है। एक चरण इतने इतने वर्ष का होता है, 1.25 वर्ष का। तो मान लीजिए मृगशिरा के तीसरे चरण में अगर जातक का जन्म है, तो कैलकुलेशन से निकाला जाता है कि कितने डिग्री तक है तो उसमें कितना बचा होगा। लेकिन आसान शब्दों में समझिए कि तीसरे चरण में जन्म है, यानी 2 चरण मृगशिरा के बीत चुके हैं, यानी कि 3.5 वर्ष तो दशा निकल चुकी है। अब तीसरा चरण है तो सिर्फ 3.5 वर्ष बचा होगा। यह एक सिंपल कैलकुलेशन है। मतलब तीसरे चरण में है तो 3.5 साल से कम ही समय बचा होगा मंगल की दशा में। उसके बाद राहु की महादशा शुरू हो जाएगी। इसी तरह से इसी अनुपात में जो दशाओं का अनुपात है, जैसे कि मान लीजिए, तो आप समझ लीजिए परसेंटेज वाइज होता है, तो अंतरदशाएं भी उसी परसेंटेज वाइज, जिस ग्रह का जितना परसेंट इस 120 में आता है। तो जैसे मान लीजिए शुक्र का अंतरदशा जो 1/6 है, तो 10 वर्ष के चंद्रमा की महादशा में शुक्र की अंतरदशा 1/6 होगी, यानी कि 1 साल 1.333, 1 साल 8 महीने, नहीं 3 मतलब 4 महीने, 1 साल 4 महीने की चंद्रमा की महादशा में से शुक्र की अंतरदशा 1/6 होगी, यानी 1 साल और 4 महीने की होगी। समझ गए आप? और ऐसे ही जो भी दशा जितने परसेंट की होती है, महादशा में उसकी अंतरदशा भी उतने परसेंट की होती है। 120 में जितने परसेंट उस ग्रह की दशा होगी, महादशा में उतने परसेंट उस ग्रह की अंतरदशा होगी। ये समझ जाइए आप। ये थोड़ा गणितीय है, इसको आप अभ्यास से समझेंगे। मैंने इसका सिंपल कैलकुलेशन आपको बता दिया। ये सिंपल कैलकुलेशन जानना जरूरी है। तो यानी कि मैंने बताया कि अगर किसी का मृगशिरा के तीसरे चरण में जन्म हुआ है, तो समझिए 3.5 वर्ष से अधिक बीत गया है, यानी सिर्फ 3.5 वर्ष बचे हुए हैं, कम ही बचे होंगे, 3 बचा होगा, 3.25 बचा होगा। कैलकुलेशन करना पड़ेगा उसका, वो गणितीय फार्मूला है उसका एक। उसके बाद फिर राहु की दशा आएगी, गुरु की दशा, फिर ऐसे क्रम चलने लगेगा। किसी का कृतिका में जन्म है सूर्य में की अंतरदशा में, और मान लीजिए 2 चरण
दूसरे चरण में जन्म है, तो समझिए 1/3 दशा बीत चुकी है सूर्य की, उसके बाद से कैलकुलेशन करेंगे। अब बाकी 2/3 में से कितना गया है, मैं ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कर रहा हूँ सब्जेक्ट को, ये कैलकुलेशन से आप समझेंगे। उसके बाद चंद्रमा की चलेगी। ये एक किसी भी जातक के जीवन में एक महादशा सिर्फ एक ही बार आती है। 120 साल किसी की आयु ही नहीं होती है, बहुत कम होता है। शायद ही कोई हो जिसके ग्रह की महादशा 2 बार आए। और तो ये आप समझ गए। इसके बाद ये महादशा का कैलकुलेशन, इसमें एक बात बतानी आपको भूल गई मुझे, वो बताना जरूरी है, ताकि आप जब अभ्यास करेंगे एडवांस लेवल में तो आपको वो जानना जरूरी, इसलिए उसके बारे में बता देता हूं। देखिए, जो दशाओं का 120 साल है ना, 120 वर्ष है, ये चूंकि नक्षत्र गणना पे आधारित है, तो हमारा जो नक्षत्र वर्ष होता है वो 360 डिग्री का होता है, वो 360 डेज का होता है, 360 दिन का होता है। जबकि हमारा सोलर वर्ष जो है, सौर वर्ष ये होता है 365 दिन और 6 घंटे का, 1/4, मतलब इतने का होता है। यानी कि एक साल में इन दोनों में 5 दिन और 6 घंटे का फर्क आ जाता है। 5 दिन 6 घंटे का मतलब 5.25 दिन का, इन दोनों में अंतर होता है। तो जो महादशाओं का विंशोत्तरी महादशा का क्रम है वो नक्षत्र वर्षों पर आधारित है, इसलिए एक साल में 5-6 दिन का अंतर हो जाता है। तो अगर आप समझें कि चंद्रमा की दशा जो है, चंद्रमा की दशा 10 वर्ष की है, 10 वर्ष की होती है, ये 10 वर्ष मतलब 360 डेज, 3600 दिन की, हमारे कैलकुलेशन में वो इतनी होती है, 3665 दिन, और ये 6-6 घंटे के 10 कर लीजिए, 60 घंटे हो गए। 60 घंटे मतलब 2.5 दिन, तो 3652 दिन हो गए, और 12 घंटे और हो गए, मतलब आधा दिन और हो गया। ये अंतर हो जाता है चंद्रमा की दशा में। हमारे कैलकुलेशन का जो सिस्टम है उसमें इतना अंतर आ जाता है, मतलब लगभग 52 दिन का अंतर आ जाता है, लगभग 1.5 महीने का अंतर आ जाता है। तो आप सोचिए कि 20 वर्ष की महादशा में कितना अंतर आ जाता होगा। ये 52 दूनी 105, 104 प्लस आधा दिन मिला के 105 दिन का अंतर आ जाता है, मतलब लगभग 3.5 महीने का अंतर आ जाता है। 20 वर्ष की महादशा में 3.5 महीने का अंतर आ जाता है। 120 वर्ष की महादशा में ये अंतर जो है वो 5 × 120 कर लीजिए तो 600 दिन और 30 दिन, 630 दिन का अंतर आ जाता है। 1/4 को 4 से गुणा कर लीजिए, 25 दिन, सॉरी 120 से गुणा कर लीजिए तो हाँ 30 दिन, 630 दिनों का अंतर आ जाता है। पूरे 120 वर्ष की महादशा में 630 दिनों का अंतर होता है। 630 दिन मतलब आप समझिए कि एक साल पूरा, मतलब 21 महीने मोटा मोटी मान लीजिए। 1 साल और 9 महीने का अंतर आ जाता है, 1 ईयर 9 मंथ्स का अंतर आ जाता है। इसीलिए आप देखते हैं कि कभी कभी
जो महादशा 1 मार्च से शुरू होने वाली है, वो चूंकि 105 डेज का अंतर है, मान ली चंद्रमा की महादशा बीती और 52 दिन का अंतर है चंद्रमा की महादशा में, 52 दिन का अंतर था ना, 52 दिन का, तो 10 पचे 50, 52 दिन का अंतर था। तो ये 52 दिन पहले ही मंगल की महादशा जो है उसका प्रभाव दिखाई देने लगता है, समझे आप। तो 40 साल के जातक पे 105 गुणे 2 यानी 210 दिन यानी कि 7 महीने पहले, तो 105 वर्ष के 40 वर्ष के जातक की महादशा का असर 7 महीने पहले ही उसके ऊपर दिखाई देने लगेगा। तो इसलिए एग्जैक्ट कैलकुलेशन करने में कभी कभी समस्या होती है। तो जब भी आप कैलकुलेशन करें तो जो चार्ट दिखाई दे रहा है, जो दशा दिखाई दे रही है, उससे थोड़ा बिफोर मान के उसका कैलकुलेशन करें। ये देख लें कि जातक 20 वर्ष का है तो यानी कि 105 दिन पहले उसकी महादशा का 3.25 महीने पहले, और अगर जातक 40 वर्ष का है तो करीब करीब 7 महीने पहले उसकी महादशा का असर उसके ऊपर दिखाई देने लगेगा। महादशा खत्म हो रही है, मान लीजिए राहु की महादशा खत्म होने वाली है मार्च में, 40 साल का आदमी है, तो समझिए कि 7 महीने पहले यानी कि अगस्त में ही वो महादशा खत्म होने के उसके लक्षण शुरू हो जाएंगे गुरु की महादशा के। राहु की महादशा खत्म हो गई, मतलब जो गुरु की महादशा मार्च 2025 में शुरू होने वाली है उसका असर अगस्त 2024 से ही दिखने लगेगा। दूसरा जो महत्वपूर्ण विषय है, ये बताना छूट गया था, ये एडवांस लेवल का सब्जेक्ट था, तो मैंने कहा एडवांस में बताऊंगा। योगिनी दशा, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए क्योंकि इसके बारे में लोग जानते नहीं, हालांकि इसका असर कम दिखता है। कभी भी जातकों की मैटेरियलिस्टिक युग में कभी भी जातकों के ऊपर आप देखेंगे तो योगिनी दशा क्या होती है, 64 योगिनियां होती हैं, और भैरव होते हैं 8, जिनमें से 8 योगिनियां जो हैं, 8 योगिनी बहुत विशिष्ट मानी जाती है। तंत्र में, रुद्रमालय तंत्र में इन 8 योगिनियों की विशिष्ट भूमिका मानी गई है, और 8 भैरवों के साथ इनकी पूजा होती है। अष्ट भैरव के साथ इन 8 योगिनियों की पूजा होती है। ये 8 योगिनियां तंत्र के मार्ग में बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। तंत्र के प्रणेता कौन है? महायोगी, आदि योगी, शिव। ज्योतिष के प्रणेता कौन है? ज्योतिष मतलब टाइम का साइंस, काल का विज्ञान, महाकालेश्वर, जो एंडलेस हैं, जो सभी समय की सभी सीमाओं से परे हैं, ऊपर हैं, महाकाल, शिव। शिव जो हैं वही तंत्र के प्रणेता है, वही ज्योतिष के प्रणेता है। ज्योतिष का ज्ञान शिव जो है वो सभी तंत्र से ऊपर है, सभी ज्योतिष या सभी ज्ञान विज्ञान से ऊपर है, महायोगी है। शिव ने ही ज्योतिष का ज्ञान दिया था। वो बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति और दैत्य गुरु जो शुक्र हैं, शुक्राचार्य, उनके भी गुरु हैं, वो आदि गुरु हैं, उन्होंने ही ज्योतिष का ज्ञान दिया था। इसके अलावा तंत्र का जो ज्ञान है, वो 64 तंत्र जो है वो शिव ने पार्वती जी से कहे थे। तो 64 तंत्रों का ज्ञान शिव ने पार्वती जी को दिया था। संवाद है उसमें कहा है। तो तंत्र साधना का जो मार्ग है उसमें भी शिव को सर्वोच्च स्थान दिया जाता है, क्योंकि वही तंत्रों को
आगम जो वेद हैं जो आए हैं, निगम जो उनके मुंह से निगमित हुआ है वही तंत्र है। तो निगम है, तंत्र निगम है, शिव जी के मुख से निगमित है। तो ये शैव ज्योतिष जो आदि ज्योतिष है, इसमें इस योगिनी दशा का विशेष स्थान माना जाता है। ये योगिनी दशा क्या होती है? जैसे मैंने आपको बताया कि जो विंशोत्तरी दशा फिक्स है, उसका एक फार्मूला है, वैसे योगिनी दशा का भी एक फार्मूला है। 8 योगिनियां जो मुख्य योगिनियां हैं उनका फार्मूला फिक्स है। योगिनी दशा इसके बारे में आप जानना है। 8 योगिनियां हैं, 64 योगिनियों की बात अब खत्म हो गई। पहली होती है मंगला। ये 1 वर्ष की होती है, 1 ही वर्ष की होती है मंगला। चंद्रमा इसके स्वामी होते हैं। अगर किसी जातक का जन्म आर्द्रा, मुझे सारे याद नहीं है, जो याद है उतना मैं बता दूं। आर्द्रा, चित्रा और श्रवण, चित्रा और श्रवण। चित्रा मंगल का नक्षत्र है, श्रवण चंद्रमा का नक्षत्र है, और आर्द्रा राहु का नक्षत्र है। ये मिथुन राशि में पड़ता है, ये भी मिथुन राशि में पड़ता है। और श्रवण जो है वो मकर राशि में पड़ता है, चंद्रमा का नक्षत्र। आपको याद होगा, बताया है मैंने। इन तीनों में अगर किसी जातक का जन्म होता है तो उसकी पहली दशा मंगला की शुरू होगी। ये बहुत अच्छी दशा मानी जाती है। चंद्रमा मृदु ग्रह है, इसकी दशा अच्छी मानी जाती है। ये 1 वर्ष की होती है, उसमें कोई टाइम का कैलकुलेशन नहीं है विंशोत्तरी की तरह कि इतने महीने चलेगी ना, वो 1 वर्ष की दशा होती है। दूसरा है पिंगला। पिंगला ये सूर्य की दशा है। दूसरी दशा है 2 वर्ष की। जितने जो दशा का जो नंबर है उतने वर्ष चलती है। धान्या तीसरी है, 3 वर्ष की चलती है। पिंगला सूर्य की दशा है। इसमें पुनर्वसु, पूरा मुझे याद नहीं है, याद जितना है वो मैं बता देता हूं। स्वाति और एक और पुनर्वसु, स्वाति और पिंगला, धनिष्ठा। स्वाति आप जानते हैं तुला में पड़ता है। पुनर्वसु आप जानते हैं कर्क राशि में, ये गुरु का नक्षत्र है। ये स्वाति राहु का नक्षत्र है। और धनिष्ठा जो है वो शतभिषा के पहले पड़ता है, आधा मकर में आधा कुंभ में। हाँ, मकर और कुंभ में पड़ता है धनिष्ठा। तो धनिष्ठा मंगल का नक्षत्र है। इसमें किसी का जन्म होगा तो पिंगला दशा उसकी 2 साल चलेगी। ये भी सर्कुलर चलता है। तीसरी है धान्या, ये गुरु की होती है। ये 3 साल चलती है। तो अगर किसी का पुष्य में, विशाखा में, हाँ शतभिषा राहु का जो नक्षत्र है, जो धनिष्ठा के बाद आता है कुंभ राशि में, शतभिषा, पुष्य और पुष्य शनि का नक्षत्र, और विशाखा। अब ये अच्छा, ये सूर्य की दशा पिंगला, ये भी अच्छी दशा मानी जाती है। ये मंगला तो अति उत्तम मानी जाती है, पिंगला भी थोड़ी सूर्य है लेकिन फिर भी अच्छी मानी जाती है। धान्या बहुत अच्छी दशा मानी जाती है। लिख देता हूं, पुष्य, फिर भूल जाऊंगा। पुष्य, विशाखा और शतभिषा, ये तीनों धान्या में आते हैं। इसमें अगर किसी का जातक का जन्म हो तो उसकी 3 वर्ष की धान्या की दशा चलेगी। चौथा भ्रामरी।
भ्रामरी, भ्रमण समझते हैं, भ्रमण, भ्रामरी माने भरमाने वाली, मंगल की। ये 4 वर्ष चलती है, क्रम है उतने ही वर्ष है इसमें। इसका मुझे याद है क्योंकि तीनों नक्षत्र अ नाम से, नहीं 4 हैं, एक तीन इसमें से अ नाम के, अश्लेषा, अश्वनी, अनुराधा, शनि का नक्षत्र अनुराधा, ये मुझे अ नाम से है इसलिए तीनों याद है इसके। एक पूर्वा भाद्रपद है, पूर्वा भाद्रपद, ये चारों नक्षत्र जो हैं ये भ्रामरी में आते हैं। अश्लेषा, अश्विनी, अनुराधा। और अश्लेषा जो है वो राहु का बुध का नक्षत्र है, कर्क राशि में पड़ता है। अश्विनी पहला नक्षत्र है, केतु का नक्षत्र है जो मेष राशि में पड़ता है। अनुराधा वृश्चिक राशि में पड़ता है, शनि का नक्षत्र है। और पूर्वा भाद्रपद जो है, पूर्वा भाद्रपद कुंभ और एक चरण इसका मीन में पड़ता है, ये गुरु का नक्षत्र है। ये 25वां नक्षत्र है। इसके बाद उत्तरा भाद्रपद, फिर रेवती आता है। तो ये 4 हो गए। इनमें जिसका जन्म होगा उसकी भ्रामरी दशा चलेगी मंगल की। ये दशा अच्छी नहीं होती है। इसमें जातक को बहुत क्रोध आता है, क्रोध से वो अपनी चीजों का नुकसान करता है और जातक जो है भ्रमण कराता है, दौड़ाता है, नचाता है। ये दशा 5वीं जो है वो है भद्रिका। भद्रिका जैसे आपने देखा होगा बुध से बनने वाला योग भद्र योग होता है। भद्र मतलब जेंटल, तो ये बुध से, बुध को भद्र ग्रह माना जाता है। ये बुध का, इसका स्वामी भद्रिका का बुध होता है। इसके नक्षत्र मुझे याद नहीं है, मैंने लिख के रखा है। भरणी, मघा, 2 मुझे याद है, 2 मैंने कहीं लिख के रखा है। हाँ, ज्येष्ठा और उत्तरा भाद्रपद। ये पूर्वा भाद्रपद के बाद जो उत्तरा भाद्रपद आता है मीन राशि में, रेवती के पहले 26वां नक्षत्र। उत्तरा भाद्रपद, ज्येष्ठा जो वृश्चिक राशि में अंतिम नक्षत्र है, 9वां 18वां नक्षत्र। मघा, मघा सिंह राशि में पड़ता है, वो 10वां नक्षत्र है। और भरणी जो कि मेष राशि में पड़ता है, दूसरा नक्षत्र है। इन तीनों में इसका किसी का जन्म हो तो भद्रिका में उसका जन्म होता है। भद्रिका एक योगिनी है, प्रमुख योगिनी है। उसमें 5 वर्ष बुध की महादशा चलती है। ये अच्छी दशा मानी जाती है। इसमें नए नए संपर्क बनते हैं, नए नए काम होते हैं और व्यक्ति का उत्थान होता है, बिजनेस में फायदा होता है। बुध से संबंधित है ना ये दशा, तो इसमें बिजनेस में फायदा होता है, बिजनेस सेटअप होता है। ये अच्छी दशा मानी जाती है। 6वीं उल्का है, ये 5 वर्ष चलती है। इन नक्षत्रों में अगर जन्म होगा, 4 नक्षत्र हैं इसके, तो भद्रिका बुध की वो चलेगी। उसके उल्का ये शनि की होती है। शनि, आप समझते हैं कि शनि का होगा तो उल्का मतलब वो पिंड होता है ना जो पृथ्वी से टकराता है। उल्का पात की तरह होता है, अचानक जीवन में घटनाएं बढ़ती, परेशानियां आ जाती, ध्वंस होता है। इसके जो नक्षत्र हैं वो मैंने लिख के रखे हैं। हाँ, कृत्तिका सूर्य का नक्षत्र, पूर्वा फाल्गुनी शुक्र का नक्षत्र। कृत्तिका मेष और वृष में पड़ता है, 1 चरण मेष में, 3 चरण वृष में। पूर्वा फाल्गुनी जो है सिंह राशि का दूसरा नक्षत्र है, शुक्र का नक्षत्र। और पूर्वाषाढ़ा, ये भी शुक्र का नक्षत्र है, पूर्वाषाढ़ा, आषाढ़।
ये भी शुक्र का नक्षत्र है और धनु राशि में पड़ता है, दूसरा नक्षत्र है। ये 6 साल की होती है। तो मैंने बताया इसका फल कि उल्का की तरह समस्याएं गिरती हैं जीवन में। 7वां जो है सिद्धा शुक्र का, अच्छी दशा, धन धान्य, भवन निर्माण, लग्जरीज लाइफ में आती हैं, विवाह का सुख मिलता है और ऐशो आराम में वृद्धि होती है। 7 वर्ष की दशा होती है। नक्षत्र कौन से हैं? नक्षत्र हैं इसके रोहिणी, उत्तरा, फाल्गुनी और पूर्वाषाढ़ा। रोहिणी चंद्रमा का नक्षत्र, उत्तरा फाल्गुनी सूर्य का नक्षत्र और पूर्वाषाढ़ा नहीं, पूर्वाषाढ़ा मैं गलती कर दिया मैंने। पूर्वाषाढ़ जो है इसमें पड़ता है। पूर्वा फाल्गुनी कृतिका, उल्का में कृतिका, पूर्वा फाल्गुनी मूल और रेवती पढ़ते हैं। इसको आप सही कर लेंगे, मैं चार्ट आपको दे दूंगा। इसमें कृतिका, पूर्वा फाल्गुनी, मूल और रेवती पढ़ते हैं। सिद्धा में रोहिणी, उत्तरा फाल्गुनी, मुझे याद नहीं था, अपूर्वाषाढ़ा जितना मुझे याद है उसको मैं जानता हूं, बाकी गलती हो जाती है। इसमें इन रोहिणी, उत्तरा फाल्गुनी और पूर्वाषाढ़ा, इन 3 नक्षत्रों में अगर जन्म हो तो शुक्र की सिद्धा महादशा चलती है। इसमें बहुत सारे सुख और वैभव, ऐशो आराम की चीजें प्राप्त होती है। वैवाहिक सुख के लिए अच्छा है, भवन निर्माण के लिए अच्छा है, शुक्र से संबंधित फलों के लिए अच्छा है। और 8वां जो होता है संकटा। ये राहु का है। प्रकारांतर से मानिए तो केतु का है, क्योंकि राहु हेड है और तेल पूंछ, केतु जो है टेल है, पूंछ है। इसके जो ये 8 वर्ष की होती है। संकटा आप नाम से ही समझ रहे हैं, संकट आते हैं, भटकाते हैं, व्यर्थ की यात्राएं कराते हैं, नई नई परेशानियां लाते हैं और कोर्ट कचहरी के मामले बढ़ते हैं। ऐसी दशाओं में स्वास्थ्य खराब होता है। स्वास्थ्य उल्का में भी खराब होता है और स्वास्थ्य भ्रामरी में भी खराब हो सकता है, लेकिन उल्का में खराब होता है, संकटा में भी स्वास्थ्य खराब होता है। किसी की संकटा महादशा चल रही हो, संकटा की योगिनी दशा चल रही हो और राहु की महादशा चल रही हो और राहु की ही अंतरदशा चल रही हो, संकटा चल रही हो, तीनों राहु से संबंधित, बहुत खराब फल मिलते हैं। तो इसके जो नक्षत्र हैं, मृगशिरा है, हस्त है, उत्तराषाढ़ा है। मृगशिरा चार्ट में आपको दे दूंगा। हस्त चंद्रमा का ही नक्षत्र है और उत्तराषाढ़ा, पूर्वाषाढ़ा के बाद जो उत्तराषाढ़ा सूर्य का नक्षत्र आता है वो इसमें पड़ता है। इन तीनों के जन्म लेने पे संकटा की महादशा शुरू हुई। अब आप समझिए कि इसमें जो शुभ ग्रहों के नक्षत्र हैं, आर्द्रा, चित्रा, श्रवण, पुष्य, विशाखा, सतभिषा, पुनर्वसु, स्वाति, धनिष्ठा और रोहिणी, उत्तरा फाल्गुनी और पूर्वाषाढ़ा, ये नक्षत्र अच्छे भी माने जाते हैं। आप जब पंचांग का अध्ययन करेंगे तो इन नक्षत्रों के फल अच्छे भी माने जाते हैं। और जो जैसे भ्रामरी के आश्लेषा, अश्विनी, अनुराधा, इसके फल अच्छे नहीं माने जाते हैं। संकटा के आप देख लें, मृगशिरा, हस्त, उत्तराषाढ़ा, इसके भी फल बहुत अच्छे नहीं माने जाते। फिर उल्का के कृतिका, क्रूर नक्षत्र, पूर्वा फाल्गुनी, अच्छा नहीं फल होता है। मूल और रेवती, इनके फल अच्छे नहीं माने जाते। तो ये ऐसे ही बनाए भी गए हैं। चर दशा, चर दशा, इस पे मेरा कमांड नहीं है, इसलिए इस पे मैं आपको इसका बेसिक फार्मूला बता देता हूं। चर दशा जो होती है वो
इसके हिसाब से होती है, इसमें ग्रह का नहीं है, इसमें जैमिनी पद्धति में, जैमिनी पद्धति। जैसे मान लीजिए किसी का लग्न है मकर 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, तो उस जातक की चर दशा इस राशि से शुरू होगी। इसमें राशि का रोल होता है, मकर से शुरू होगी। और मकर राशि की स्थिति उसके चार्ट में कितनी स्ट्रांग है, लग्न है उसका मकर, तो मकर राशि की राशि स्वामी की स्थिति कितनी स्ट्रांग है, उस हिसाब से इस चर दशा का फल उसको प्राप्त होगा। इसके बाद कुंभ की शुरू होगी, उसके बाद मीन की शुरू होगी, मेष की शुरू होगी। मान लीजिए उसका लग्न जो है वो है वृश्चिक, तो उसकी दशा वृश्चिक से शुरू होगी। वृश्चिक राशि की इंपॉर्टेंस क्या है कुंडली में, स्ट्रांगनेस क्या है, वीकनेस क्या है, उस हिसाब से उस दशा का फल मिलेगा। इसके बारे में मेरी जानकारी बहुत सीमित है, इसका मैं आपको, हमारी पद्धति में इसका उपयोग भी कम होता है। अच्छा, दूसरी चीज क्या है, इसका निश्चित फार्मूला नहीं है, ये फार्मूले पे नहीं है, नहीं है इसका। जैसे विंशोत्तरी और योगिनी दशा का एक फार्मूला है, सेट फार्मूला है, इसका कोई सेट फार्मूला नहीं। इसका जो एस्ट्रोलॉजर आपकी कुंडली देख रहा है वो जो बताएगा कि वृश्चिक की दशा शुरू हुई, तो उसके बाद मान लीजिए इस समय आपकी यहाँ पे मिथुन है 11, 2, 5, 3, मान लीजिए इस समय यहाँ की दशा चल रही है, ये भी सर्कुलर चलती रहती है। मान लीजिए इस समय यहाँ की दशा चल रही मिथुन की, तो मिथुन का क्या फल होगा ये एस्ट्रोलॉजर ही आपको बताएगा। बुध कैसा है, मिथुन राशि का बल क्या है, अष्टम भाव का है, उसका क्या क्या फल होगा ये एस्ट्रोलॉजर, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है। तो इसलिए इसको मैं थोड़ा अच्छा नहीं मानता हूं, गैर जरूरी मानता हूं। योगिनी को मैं गैर जरूरी नहीं मानता हूं, लेकिन योगिनी जो है वो, उसका फल जल्दी लोग नहीं बताते हैं, कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं। उसका फल दूसरे दर्जे का होता है, विंशोत्तरी का पहले दर्जे का होता है। और योगिनी दशा जो है आध्यात्मिक उससे संबंधित है। उसमें जो आज का मैटेरियलिस्टिक युग है उसमें विंशोत्तरी दशा ज़्यादा फायदा करती है, ज़्यादा असरदार होती है। योगिनी दशा कुछ आध्यात्मिक फल मिश्रित होते हैं उसमें। इसलिए आज के मैटेरियलिस्टिक युग में कोई जातक ये नहीं पूछता है कि मेरी भक्ति भजन कैसा रहेगा। तो योगिनी दशा का बहुत इसलिए प्रचार प्रसार नहीं किया जाता, लेकिन साधकों में जो साधक हैं, जो उपासक हैं, उनके में योगिनी दशा महत्व रखती है, वो योगिनी दशा अवश्य देखते हैं। नमस्कार।